इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे लेकर हम आते हैं ढेर सारी जानकारियों के साथ, और साथ ही होते हैं हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ जो आपके मन में उठे हुए सवालों के जवाब देते हैं। ऐसे ही विषय के साथ आज मैं हूं आपके साथ कोमल भारती, और दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ अरविंद भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी एफएम गोल्ड के चैनल में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमें किसान की बात की एक और कड़ी के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर एक उम्र में एक खास तरह के भोजन की हमें आवश्यकता होती है। जब हम पैदाइश होती है उससे लेकर एक उम्र दराज व्यक्ति तक कि किस उम्र में आपको क्या खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा होता है और आपको बेहतर किस तरह से आपकी जो है जीवन में उसका असर होता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो फसलें हैं उनके लिए भी पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी मात्रा भी बहुत ज़रूरी होती है, उनका समय भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी विषय के साथ आज हम आज की कड़ी लेकर आए हैं। बिल्कुल, कब आपको कौन से उर्वरक अपनी फसल में, अपने पौधों में देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए, कम है या ज़्यादा है, ये सारी जानकारियाँ आपको आज के इस कार्यक्रम में आप मिलेंगी। तो कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे आज का जो विषय है फसल की वृद्धि अवस्था आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, और इस विषय पर हमारे साथ आज हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन सिंह, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू मैडम। और सभी श्रोताओं का भी स्वागत है और आपके सवालों का भी स्वागत है। अगर आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23421081 और 23421083। दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल करते हैं तो 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल, और कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। तो पहले जो अपने मन में कुछ सवाल हैं अरविंद, क्यों ना वो पूछ ले जाए डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पोषक तत्वों की जो हम आज कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कौन से पोषक तत्व हैं और ये क्यों जरूरी है। मैडम देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जो पौधों की जो वृद्धि के लिए लगाते हैं पूरे साल में, तो 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और ये 17 पोषक तत्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं बड़े पोषक तत्व और कुछ होते हैं छोटे, जिनमें हमको 9 पोषक तत्वों को बड़े की श्रेणी में रखा गया है और 8 पोषक तत्वों को छोटे श्रेणी में रखा गया, जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिनको फसलों के लिए कम आवश्यकता होती है और बड़े पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता मानी गई है। तो इसलिए पोषक तत्व में हम सबसे पहले जो बड़े पोषक तत्व उसके बारे में आपको मैडम बता देता हूं। तो जो 3 पोषक तत्व होते हैं, मतलब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमको सीधी जल और हवा से मिलते हैं। इनको कोई भी किसी फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 पोषक तत्व होते हैं। ये किसी उर्वरक से मिलते हैं और इनको हम लोग प्रधान पोषक तत्व कहते हैं। इसके बिना कोई भी फसल सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसीलिए इनको प्रधान पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। तो ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको भी हम प्रधान पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। और 3 पोषक तत्व होते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको हम द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बड़े पोषक तत्व में आते हैं और इनको भी किसान के लिए फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि हम बात करें कैल्शियम की, हम बात करते हैं तो कैल्शियम फसल के लिए मजबूती लाता है, तने को मजबूत करता है और फसल को गिरने से बचाता है। ऐसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम फसल में पीलापन नहीं आने देता, क्लोरोफिल का निर्माण करता है मैग्नीशियम। कोई भी फसल मैडम यदि पीली सी हो जाती है तो उसके अंदर हम लोग उसका मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। एक होता है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट में आता है सल्फर। सल्फर प्रोटीन का निर्माण करता है। सल्फर ज्यादातर हम लोग किसान रिकमेंड करते हैं कि दलहनी फसल और ऑयल सीड, ऑयल क्रॉप होती है, उसमें सल्फर का प्रयोग करिए, जो कि दलहनी फसलों के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है और ऑयली क्रॉप के अंदर तेली फसल होती है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो इसलिए सल्फर एक सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये भी हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमारे 9 पोषक तत्व जो होते हैं आवश्यक पोषक तत्व बड़े पोषक श्रेणी में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 17 हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी 17 के 17 तो नहीं चाहिए होते हर फसल को। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी आवश्यकता अनुसार होता है। जिस तरह से मनुष्य की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन कितने चाहिए, आप सभी तो एक साथ नहीं ले सकते, अदरवाइज वो उल्टा भी हो जाता है, कई बार आपको नुकसान भी कर सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि
पोषक तत्व कौन सा फसल को चाहिए और उसकी मात्रा क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके प्रकार और उसके समय पर भी जो है ये आधारित होते हैं। जी जी। तो हम चाहेंगे आप ये बताएं कि फसल की अवस्था के आधार पर, जैसे हम आज के वो भी है कि फसल की अवस्था क्या होनी चाहिए पोषक तत्व के लिए, तो फसल लगाते समय या उसके बढ़ते समय जो फसल चक्र है, जी जी, किस तरह के पोषक तत्व उसमें मुख्य रूप से दिए जाते हैं और कब कौन? हाँ बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इसको मैं किसान भाई सुझाव देना चाहूंगा, मिट्टी की जांच के आधार पर ही पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जांच जब हम करा लेंगे तो उसे ये पता पड़ जाएगा कि हमारे खेत के अंदर कितने पोषक तत्व मौजूद हैं और कितने पोषक तत्व हमको उर्वरक के द्वारा देना है। जैसे हम बात करते हैं कि पोषक तत्व, जैसे मैंने एनपीके की बात किया, तो जो पी जो है फास्फोरस, मतलब फास्फोरस जो है, और जो होता है डीएपी के अंदर और एनपीके के अंदर होता है फास्फोरस, तो फास्फोरस की पूरी मात्रा को हमको जब कोई फसल बोते हैं तो बुवाई के समय ही बेसल डोज में हमको प्रयोग करना चाहिए जी। जैसे डीएपी या एनपीके की बात करते हैं तो बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए। और बहुत से किसान भाई खड़ी फसल में उसका डीएपी या एनपीके प्रयोग करते हैं, तो उसको खड़ी फसल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे जिसके अंदर फास्फेट तत्व होता है, जैसे डीएपी और एनपीके, इसके अंदर हम सदैव बेसल डोज में किसानों को बुवाई के समय ही मैं सुझाव देना चाहूंगा, जब हम फसल बोते हैं तो बुवाई के समय इसको प्रयोग करना चाहिए। अब आता नाइट्रोजन की मात्रा, N4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हमको उसकी आधी मात्रा बुवाई के समय देना चाहिए और शेष मात्रा हमको खड़ी फसल में 2 बार में देना होता है। जैसे हम गन्ने की बात करें या हम धान की बात करें तो नाइट्रोजन शेष मात्रा होती है, उसको हमको 2 बार में देना होता है। जैसे हम बात गेहूं की, इस समय हमारा फसल इसकी पैडी क्रॉप चल रहा, धान की फसल चल रही है, तो जो हमारा धान लग गया तो हमको 50% मात्रा तो धान के किसान भाइयों ने बेसल डोज में लगा दिया हुआ, डीएपी के माध्यम से या यूरिया के माध्यम से। अब जो हमारी 50% जो मात्रा बची, उसको 2 बार में लगाना है। एक तो ब्यात की अवस्था पर जब टिलरिंग होता है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के पौधरोपण के करीब 35-40 दिन बाद जब ब्यात करती है हमारी फसल, तब हमको वो यूरिया की मात्रा लगाना चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया के द्वारा। और शेष मात्रा जब हमारे गाभे में बाली आ जाती है, निकली नहीं हो, उससे पहले आने वाली हो, उस समय शेष मात्रा को हम लगा देते यूरिया के द्वारा, नाइट्रोजन मात्रा को। जब बाली बाहर आ जाए फिर हमें यूरिया नहीं लगाना होता है, तो इसीलिए यूरिया के द्वारा तो नाइट्रोजन मात्रा लगाई जाती है और डीएपी और एनपीके के द्वारा बेसल डोज में फास्फेट की पूर्ति की जाती है। एक तत्व आता है पोटास, मैंने आपको कहा पोटास आता है के, उसको एनपीके के द्वारा भी पोटास का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। एनपीके जाता है उसके अंदर से 12-32-16 होता है, हमारे किसान में लगाते हैं, 10-26 होता है, तो इसको पोटास की पूर्ति भी बेसल डोज में हो जाती है। और यदि कोई किसान में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो डीएपी के अंदर पोटास नहीं होता है, तो डीएपी के साथ साथ में हमको 5 किलो बीघा म्यूरेट पोटास का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मैंने आपको पहले कहा था कि प्रधान पोषक तो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो हम 5 किलो बीघा एमओपी म्यूरेट पोटास का प्रयोग करेंगे तो हमारा पूरा प्रधान पोषक तो तीनों पोषक तो हमारी पूर्ति हो जाएगी। और किसी प्रकार से यदि पोटास किसान भाइयों ने नहीं डाल पाए कार्डवंश, तो उसका एक पोटास की मात्रा 0.050 आता है, लिक्विड फर्टिलाइजर, उसमें डस्ट में आता है, तो उसका भी 0.050 का जब हमारी पत्तियां पे कुछ सिमटा दिखाई रही हो, कुछ कत्थई कलर के, या बाली निकल रही हो, तो उस समय 0.050 का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जो पोटास होता है, पोटास रोग से लड़ने की क्षमता भूमि के अंदर तथा पौधों के अंदर करता है। जिस खेत में यदि पोटास का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसमें रोग लगने की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए मैं किसान भाई सुझाव देना चाहूंगा कि पोटास को आप बेसल डोज में डालें, और नहीं डाल पाए तो आप उसका 0.050 का आप स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज जो हमारा विषय चल रहा है वो है फसल की वृद्धि अवस्था आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, यानी कि किन फसलों में किस तरह के पोषक तत्व आपको इस्तेमाल करने चाहिए, उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए और क्या समय होना चाहिए। और इन्हीं सब की जानकारी दे रहे हैं आज स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन सिंह। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, तो इनसे अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पोषक तत्व से संबंधित आपकी बेहतर फसल की वृद्धि के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23421081 और 23421083। बिल्कुल, और अपने मन में जितने भी सवाल हैं आप सभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रोता हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें और कार्यक्रम का लाभ लें। जी हाँ, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए,
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं फसल की वृद्धि अवस्था आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, और डॉक्टर मोहन सिंह हमारे सवालों का जवाब आज यहाँ पर दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं मिट्टी के लिए और कब कब उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जी। लेकिन इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये किसान को कैसे पता चले? जैसे मिट्टी की जांच कराते हैं, पानी की जांच कराते हैं, तो उससे किस तरीके से पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व का कब इस्तेमाल करना है? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने अभी बताया किसान भाइयों को, मतलब हम बात करते हैं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की। हम जब भी समझेंगे हमारे किसान भाई अपनी फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रयोग कर रहे हैं कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच करने के लिए प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में और जहां बाजी प्रत्येक जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, तो वहां पर मिट्टी की जांच होती है। और कृषि विभाग की ऑफिसों के अंदर, जहां कृषि विभाग के ऑफिस होते हैं, मतलब प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर भी मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला होती है। तो किसान भाई वहां पर अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, जिससे कि वहां के जो इंचार्ज होते हैं प्रयोगशाला के, वो उसके अंदर जब मिट्टी की जांच करते हैं तो वो लिखते हैं कि आपके खेत में कितने कौन से पोषक तत्व की कमी है और किस फसल में कितना पोषक तत्व आवश्यकता है। तो जैसे हम धान के लिए मिट्टी टेस्ट कराते हैं, गेहूं के लिए कराते हैं, या गन्ने के लिए कराते हैं, या किसी तिलहनी फसल के लिए कराते हैं, तो आपको फसल का नाम लिख के देना पड़ेगा एक पेपर पे। तो उसमें सारा वो साइंटिस्ट वहां के बता देंगे, जो प्रभारी होंगे, कि आपके खेत के अंदर हमने मिट्टी की जांच की है तो इसमें इतने पोषक तत्व मौजूद हैं और इस फसल के लिए इतने पोषक तत्व और देना है, और ये पोषक तत्व एक उर्वरक के अंदर मिलेंगे। क्योंकि किसान भाई हमारे पोषक तत्व और उर्वरक का डिफरेंस नहीं समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात मैडम नाइट्रोजन की बात करी, नाइट्रोजन किसी मार्केट में नहीं मिलता है। नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा या डीएपी के द्वारा नाइट्रोजन पूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने फास्फोरस की बात किया, तो फास्फोरस डीएपी के माध्यम से या एनपी के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, ये लिखते हैं पोषक तत्व कितना चाहिए और ये पोषक तत्व किस उर्वरक के अंदर मिलेगा। तो मिट्टी की जांच करा लेंगे तो उससे ये पता पड़ जाएगा कि हमारे खेत के अंदर कितनी ताकत मौजूद है, किसान भाषा में बात करें, और किस पोषक तत्व को किस उर्वरक से पूर्ति करके देना है। तो मेरे एक अनुरोध है किसान भाइयों से कि अपनी फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। कभी एक महीना पहले, एक महीने के अंदर एक फसल कट जाती है, अगली फसल बोने के लिए कम से 20-25 दिन का समय मिलता है। उस ड्यूरेशन में अपने नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर के मिट्टी की जांच कराएं, जिससे कि ये पता पड़ जाएगा हमारे खेत के अंदर कितने पोषक तत्व मौजूद हैं और किस फसल के लिए मिट्टी की जांच करा रहे हैं, उसके लिए किस पोषक तत्व को किस उर्वरक से पूर्ति करनी और कितनी डालने की जरूरत है। जी कितनी डालने की जरूरत है। तो उसमें मैडम वहां पर प्रति बीघा, प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ हमारे प्रभारी होते हैं लैब के, वो लिख के देते हैं। किसान भाई एक हेक्टेयर नहीं समझ पाते हैं, कहीं 16 बीघा हेक्टेयर होता है, कहीं 12 बीघा हेक्टेयर होता है। तो उसमें किसान भाइयों को हमारे हिंदी के फॉर्मेट होते हैं, उसमें पूरा इतने यूरिया, इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस प्रति बीघा, तो किसान समझदार प्रति बीघा के हिसाब से इतना डाल देते हैं, जिससे कि किसान अपना संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कर दे, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छा सर्वाइव करते बढ़ती है, अच्छा, तो और खर्चा भी कम आता है। मिट्टी की जांच में कितना समय लगता है हमारे किसानों को? तो मिट्टी की जांच कोई समय लगता। जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर गौतम बुद्ध नगर पर कार्यरत हूँ, तो किसान जैसे सैंपल लाते, तो आजकल तो बहुत अच्छी मशीन आ गई है, टेक्निकल मशीन आ गई है। पूसा हमारे दिल्ली से पूसा STFR आई है, तो उसमें सारे 12 पैरामीटर 15 पैरामीटर जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे निकालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, और सारे उर्वरक को निकालते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी। एक पहले कॉमर्शियल लेबोरेटरी होती थी जिसके अलग निकालते थे। तो एक सैंपल जैसे मैडम हम 10 सैंपल ले जाएं, उसके लिए भी आधा 1 घंटा लगता है, और 25 सैंपल है उसके लिए आधा 1 घंटा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब कोई ज्यादा समय नहीं, किसान हाथ के हाथ जाएं और आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर सैंपल की जांच करा के ला सकते हैं। क्योंकि एक साथ में 25 सैंपल 30 सैंपल पैरामीटर उसमें लगाते हैं हम लोग बीकर में, और सारा 1 घंटे के अंदर किसानों को बिजली आ रही हो, बिजली सुविधा हो,
तो मशीन चलती है और 1 घंटे के अंदर किसानों को उसको हम लोग रिपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं। जी हाँ, और एक जो है जानकारी हम भी प्रोवाइड कराना चाहेंगे डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को, पोषक तत्व के अलावा एक और हमारा कृषि क्षेत्र में बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है वो है पाम ऑयल का। और भारत में काफ़ी इसकी डिमांड भी है, हम लोग आयात भी कराते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो कृषि राज्य हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और पाम ऑयल को बढ़ावा दे रही है भारतीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत। और आपको बता दें पाम ऑयल का जो है मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें अगर आप खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। किसान इसके साथ साथ जो है एक स्थिर आय तो आप ले ही सकते हैं, इसकी अगर आप खेती करते हैं तो इसके साथ किसान अदरक, हल्दी, मिर्च, टमाटर आदि जैसी फसलें भी उगा सकते हैं। तो हमारे पास एक जानकारी हम चाहेंगे हमारे किसान मित्र उसको सुने और उससे लाभ लें। आइए सुनते हैं जानकारी पाम ऑयल पर। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं फसल की वृद्धि अवस्था आधारित पोषक तत्व प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, आप उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहन सिंह, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से, और हम इंतज़ार करते हैं अपने सभी श्रोताओं का कि वो कार्यक्रम में हिस्सा बने, अपने मन में उमड़ते घुमड़ते सवालों का जवाब ले डॉक्टर साहब से। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन्स आज के लिए जो आपके लिए ओपन है वो है 23421081 और 23421083। इससे पहले दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो है पोषक तत्वों के बारे में बताया, मात्रा भी बताई उनकी, लेकिन एक और हम जानना चाहेंगे, जब किसान ने जो है मृदा परीक्षण करा लिया, उसको पता लग गया है कब है क्या है, तो उस समय तो डाल देता जब बुआई हो रही है, लेकिन फसल चक्र जो है, जब पौधा बढ़ता है, उसमें कितनी अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसमें उस समय पोषक तत्व दिए ही जाएं, या फिर जो मृदा परीक्षण में जो आया है उतने ही जो कमी है क्या वो सिर्फ बुआई के समय ही देकर उसकी पूर्ति हो जाती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका अरविंद जी, क्योंकि उस समय जब किसान की जब फसल खड़ी हो जाती है, स्टैंड क्रॉप होती है, तो उस समय पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ज्यादा है या कम है, यदि पौधों के अंदर पोषक तत्व की कमी है तो पौधे के अंदर पीलापन हो जाएगा और पौधा बौना रह जाएगा और पौधे के अंदर ब्यांत नहीं होगा, मतलब टलंग नहीं होगी। यदि पौधों के अंदर पोषक तत्व की कमी है, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन कमी है पौधों के अंदर, तो नाइट्रोजन कमी से पौधा की पत्तियां जो होगी पीलेपन रहेंगी, पीलापन हो जाएगा और पौधा बौना हो जाएगा और उसको ब्यांत नहीं होगा। और यदि पौधे की जिंक की कमी है, मैंने आपको बताया सोच जिंक कमी है, जिंक कमी तो पौधों की पत्तियां नीचे से पीली पड़ जाती हैं, जिंक की कमी है तो जो कमियां हैं उसको पौधों को प्रकट होती है तो उसी तत्व को देकर पूर्ति की जा सकती है जिस तत्व कमी से कमियां दिखाई दे रही हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम है। जी जावेद जी, अपना सवाल पूछें। चना का बुआई कैसे करें कि उसमें कीड़ा न लगे? किस फसल की बात कर रहे हैं आप? चने की बात कर रहे हैं, चने की बुआई कि उसमें कीड़ा ना लगे, वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से। देखिए, चना जब हम बोते हैं तो चना की बीमारी से बचने के लिए पहले तो मैंने आपको बताना चाहूंगा, भूमि शोधन करना चाहिए। भूमि शोधन करना चाहिए। जो भूमि शोधन करने की एक आता है जैविक में, ट्राइकोडर्मा आता है और बोवेरिया वैश्याना आता है। तो बोवेरिया वैश्याना जो होता है वो उसकी बीमारी कीड़े को दूर करता है और जो ट्राइकोडर्मा होता है वो उकटा को बचाता है, यानी कि बीमारी को बचाता है। तो मेरा आपसे एक सुझाव ये है कि जब आप चना लगाएं तो उससे पहले 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से एक बोवेरिया वैश्याना नाम की दवा आती है और उसको लेकर के करीब आप 50-60 किलो गोबर में मिला लें और 10 सड़ी हुई गोबरी खाद में, और उसको आप लोग 15-20 दिन तक एक छाया में पड़े रहने दें और किसी कपड़े से या टाट से उसको ढक दें। 10-12 दिन के बाद में वो पूरी फफूंदी सब ग्रो कर जाएगी और उसको आप लोग शाम को सूरज छिपने के बाद उसको खेत में डाल दें, तो कोई भी चने के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, न कीड़ा लगेगा और न ही उसके अंदर उकटा लगेगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो हमारे चने को कीड़े और रोगों से बचाव मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की सबकी, तो उसमें एक और आजकल हम लोग सुनाई देता है हमें, वो है जल विलय उर्वरक। जी तो इनके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं और कितने उपयुक्त हैं ये और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। जल विलय उर्वरक आपके मार्केट में हमारे किसान भाई देख रहे होंगे, एक काफ़ी कंपनी को तो नाम नहीं ले पाऊंगा, काफ़ी मार्केट हमारे 19-19 के नाम से आ रहा है, 18-18 के नाम से आ रहा है, 0050 के नाम से आ रहा है।
तो 19-19 का मतलब है कि 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% पोटास है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रधान पोषक तत्व, इसके अंदर तीनों पोषक तत्व 19% है। इसी तरह 18-18 आता है। एक आता 0-0-50। 0-0 का मतलब है इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर 50% पोटास है। तो ये डस्ट में आते हैं। तो इनका हम लोग किसान भाई, मैं एनपी की बात करता हूँ 19-19 की, तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको हम धान, गेहूं, गन्ने में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 0-0-50 का हम प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बता चुका था कि इसको जो स्टैंडिंग क्रॉप हो, खड़ी फसल हो, जब गाभें बाली आ रही हो, उस समय 0-0-50 का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक आपने मार्केट हमारे किसान भाई ने बहुत देखा होगा, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, तो वो लिक्विड फॉर्म में है। नैनो यूरिया की बात करते हैं तो 500 ml का एक पाउच वो आता है, डब्बी आती है, और एक नैनो डीएपी भी आती है। तो मैं फील्ड में देखता हूं तो किसान भाई को एक मेरा सुझाव है कि किसान क्या करते हैं कि पता नहीं कहां से सीख लेते हैं, उसमें यूरिया के अंदर मिला देते हैं। बड़े यूरिया जो दानेदार होता है उसके अंदर मिला लेते हैं। उसको किसान भाई वो नहीं मिलाना है, उसका नैनो यूरिया का स्प्रे करना होता है। और वो भी स्प्रे करना होता है शाम को 4 बजे के बाद, जब सूर्य की किरणें कम हो जाती है, तो उसको 4 बजे के बाद हम किसान खड़ी फसल में प्रयोग करना होता है नैनो यूरिया का। क्यों, क्या करना, 4 ml नैनो यूरिया लेकर के और उसके अंदर 1 लीटर पानी की दर से, 4 ml पर लीटर पानी की दर से हम लोग अपनी खड़ी फसल में आप प्रयोग करें, तो सीधा नाइट्रोजन का इफेक्ट जो पड़ेगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो आ रही है, मैं आपको ज्यादा क्लोरोसिस हो रही है या फास्फोरस डेफिशिएंसी आ रही है, पोटास डेफिशिएंसी आ रही है, तो हम नैनो यूरिया प्रयोग करेंगे तो नाइट्रोजन होता है नैनो यूरिया के अंदर, तो सीधा जो क्लोरोसिस में आप बात कर, पीलापन आ रहा है, जैसे आपने कहा था कि कैसे पता करेंगे, तो यदि हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो हम 4 से 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके हम नैनो यूरिया का शाम को 4 बजे बाद के समय ध्यान रखें, जब सूर्य की प्रकाश थोड़ा सा डाउन हो जाता, सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, शाम को 3-3:30 बजे करीब, तब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं नैनो यूरिया। एक आता नैनो डीएपी। डीएपी के अंदर पहले बता चुका हूं, डीएपी के अंदर डाई अमोनियम फास्फेट, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, उसके अंदर पोटास नहीं होता है। तो एक तो मैं एक सुझाव दूंगा किसान भाइयों को, डीएपी से, नैनो डीएपी से आप बीज शोधन कर सकते हैं। जब हम बीज की बुवाई करते हैं तो उसमें हम लोग उसमें 3 से 4 ml दवा पर किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीज में दवा मिला लें, जैसे कि हम लोग धान का बीज करते हैं या गेहूं लगाते हैं। और हम धान जो लगाते हैं, बाद में एक और सुझाव दो किसान भाइयों को, जब धान की पौध लगाते हैं, जब हम धान की पौध को नर्सरी उखाड़ के लाते हैं, तो उसको हम एक डब्बे में एक ड्राम ले लें 10-20 लीटर का, उसमें हम लोग उसको डीएपी की मात्रा को डाल दें। डीएपी की मात्रा मेरा 4 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से, जैसे हमने 50-20 लीटर का ड्राम है तो उसमें 80-90 ml मतलब 100 ml करीब हम दवा डाल दें। और जो हमारे किसान भाई उसको उखाड़ के लाते हैं नर्सरी में से पौध को, उसकी गुच्छी बनाते हैं, उस गुच्छियों को डिप कर दें, उसमें डुबा लें जी, उसमें गुच्छियों को ड्राम में डुबा लें, जिससे कि उसके अंदर वो हमारी जड़ को शोधन हो जाएगा और उसमें ही जो डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, पौधों को वहीं से जड़ को मिल जाएगी, वहीं से हमारा पौधा जैसे उसमें लगाएंगे तो तुरंत सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। एकदम डीएपी ऐसा लगा नैनो, और डीएपी नैनो डीएपी का बाद में स्प्रे हम लोग खड़ी फसल पर कर सकते हैं, जैसे कि पोटास, उसके अंदर नैनो की कोई दिक्कत आ रही यूरिया की या डीएपी की आ रही है तो उसको डीएपी के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में बने रहे, इतनी सारी जानकारी साझा की, तन्मयता से हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और ये थे डॉक्टर मोहन सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर से, जिनसे आज हमने बातचीत की फसल की वृद्धि अवस्था आधारित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर। और इसी जानकारी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। मुझे अरविंद को और मुझे यानी कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।